पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी हैं। अजीत जी, बिहार में क्या सब हो रहा है यह तो आपको पता ही है। दिल्ली में बैठे हुए हैं और पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गहमा गहमी है। देखिए, आज पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई, नामांकन पत्र जमा करने का, भरने का कार्यक्रम शुरू हो गया। लेकिन न तो एनडीए में और न ही इंडिया ब्लॉक में कुछ भी अंतिम निर्णय हो पाया है। देखिए, सम्राट चौधरी के यहाँ बैठक हुई, बैठकें तो लगातार चल रही हैं। बीजेपी वाले कहाँ-कहाँ दौड़ रहे हैं, कौन-कौन दौड़ रहे हैं, देख ही रहे हैं कि नित्यानंद राय चिराग पासवान के यहाँ जा रहे हैं, पटना पहुंच जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं, विनोद तावरे और ऋतुराज सिन्हा उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जा रहे हैं, कोई जीतन राम मांझी के यहाँ पहुंच रहा है। सम्राट चौधरी के यहाँ बैठक चल रही है बीजेपी और जेडी के नेताओं की। कहाँ तो जा रहा है ऑल इज वेल, लेकिन वेल है कहाँ? क्योंकि चिराग पासवान की ओर से जब तक कह न दिया जाए कि हाँ हम तैयार हो गए, ये सीटें हमारी है, तब तक ऑल इज वेल कैसे माने। देखिए, सुबह सुबह धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे पटना और उन्होंने जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री के साथ भी शायद बातचीत हुई है। बातचीत शुरू हुई कि चिराग पासवान के लिए कुछ सीटें जेडीयू छोड़ दे, जो वह चाहते हैं। लेकिन जेडीयू भी जिद पर अड़ी है और चिराग पासवान भी जिद पर अड़े हैं। इस जिद का समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कल रात चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं ने यहां तक कह दिया था कि देखिए, अब तक जो कुछ हुआ है वह बस फोटो सेशन है। चिराग पासवान की मां से भी बीजेपी के नेताओं ने, नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी। और इधर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो अब भी मुकेश सहनी उठे हुए हैं। अब भी माले की सीटों को लेकर कई सीटें जो आरजेडी है वह माले की सीटें चाहती है, कांग्रेस की सीटें चाहती हैं। और इंडिया ब्लॉक ने भी देखा आपने कि कल इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता अशोक गहलोत, भूपेश सिंह बघेल और सभी आए थे। अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बिहार सरकार के कार्यकाल को विनाशकाल कहा गया। लेकिन तेजस्वी यादव से या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई निर्णय नहीं हुआ। जाते जाते अशोक गहलोत से पूछा गया कि भाई, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार बनेगी तो 20 दिनों के भीतर अधिनियम और 20 महीने में हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी। तो अशोक गहलोत ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, इंडिया ब्लॉक का मैनिफेस्टो आने दीजिए। जो इंडिया ब्लॉक का मैनिफेस्टो होगा वही महागठबंधन की सरकार का मैनिफेस्टो होगा। तो ऑल इज वेल कहां? और खबर आ रही है कि जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। और आरजेडी वाले, देखिए आरजेडी वाले झटक रहे हैं। संतोष कुशवाहा को झटक लिया, चिराग पासवान की पार्टी से अजय कुशवाहा को झटक लिया, जेडीयू से गिरिधारी यादव के बेटे के चुनाव लड़ने की बातें चल रही हैं। और तो और महेश्वर हजारी के बेटे को लेकर भी चर्चा चल रही है। तो कहां से बेल दिखाई पड़ रहा है? जेडीयू वाले कह रहे हैं सब कुछ बेल है, खबर जल्दी मिल जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। और आज तारीख है और दिन के 4 बजे हम लोग कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्थिति तो ऐसी ही बनी हुई है। अजीत जी, किस रूप में देख रहे हैं? चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और घोड़े जो हैं वह चुनाव मैदान में दौड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अभी सब अभ्यास भी न कहें, अभी आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं कि हम चलेंगे लड़ने, हम चलेंगे लड़ने, हम नहीं जाएंगे लड़ने, हम नहीं जाएंगे लड़ने। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक एक पॉलिटिक्स में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एक होती है परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स, मतलब उसको जी, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो एक परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स होती है और एक रियल पॉलिटिक्स होती है। परफॉर्मेटिव हम्म, पॉलिटिक्स में आप नेता मीडिया के सामने आते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे की माताजी के साथ, एक दूसरे के पिताजी के साथ मिलने जाते हैं लोग, और वो फोटो सेशन होता है। मतलब एक परफॉर्मेंस जी, होती है, एक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस होती है। रियल पॉलिटिक्स जो हम्म, होती है वो पर्दे के पीछे होती है, और रियल पॉलिटिक्स का मतलब होता है तमाम तरह की बार्गेनिंग्स, तमाम तरह के मोल हम्म, भाव, तमाम तरह के मैनिपुलेशन, तमाम तरह की मैनूवरिंग। ये सारी चीजें रियल पॉलिटिक्स में होती हैं, जो असली राजनीति होती है, जो पर्दे के पीछे होती है और जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं रहती है। तो ये हम्म, दोनों चीजें इस समय पिछले 5 दिन से हम देख रहे हैं, या 4 दिन से कहें, दोनों एक साथ हो रही हैं। मतलब एक तरफ जी, परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स हो रही है और दूसरी तरफ रियल पॉलिटिक्स चल रही है।
एक तरफ नेता दिल्ली जा रहे हैं, जब जब यहाँ के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं तो वहां का नेता पटना चला जा रहा है, वहां का नेता दिल्ली आ रहा है तो यहाँ का नेता पटना चला जा रहा है, और पटना का नेता दिल्ली, दिल्ली का नेता पटना, ये कर रहा है। घर पहुंचिए तो नेता मंत्रालय में चले जा रहे हैं। तो ये जो चल रही है, ये परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स है। फिर सामने आकर के कहा जा रहा है कि सब चीजें ठीक है, सब तय हो गया, सब कुछ सकारात्मक होगा। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब दोनों तरफ से ये चीजें हो रही हैं। दोनों तरफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से हर नेता एक पॉलिटिकल परफॉर्मेंस कर रहा है, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और रियल पॉलिटिक्स भी साइमल्टेनियसली चल रही है। पर्दे के पीछे बहुत ही हेक्टिक एक्सरसाइज चल रही है सीटें तय करने की और सीटों की अदला बदली करने की। जिस बैठक, आज जो बैठक चल रही है या हुई जो बैठक सम्राट चौधरी के घर पे, जिसमें जेडीयू के भी सारे नेता गए, तमाम नेता गए, मतलब ललन सिंह से लेके संजय झा से लेके विजय चौधरी, ललन सराफ तक, सब तमाम नेता जो गए, बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई ऐसा नहीं कि वहां बैठ के सारी चीजें तय हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें दोनों में तय है पहले से, और जो कुछ चीजें तय करनी होंगी वो 2-4 लोगों के बीच में तय होंगी। 20 लोगों की, 10 लोगों की भीड़ में चीजें नहीं तय होती हैं। तो ये सब एक दिखावे का काम चल रहा है कि हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। और इसका क्या कारण है कि सभी पार्टियों के कई कई दावेदार हैं। हर पार्टी के कई कई दावेदार हैं, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, और हर पार्टी को अपनी सीटें छोड़नी है। जो पिछली बार लड़ी सीटें हैं उसमें से कुछ सीटें छोड़नी है, चाहे वो सीधे छोड़ देनी है या उन सीटों पर अदला बदली होनी है। आप, हमको पता है, आपको भी पता है कि 115 सीट जेडीयू लड़ी थी, तो अभी बहुत ही बढ़िया होगा तो 103 लड़ेंगे, तो 12 सीटें तो ऐसी ही जाएंगी। उस 103 में से भी कुछ सीटों की अदला बदली होनी है। ऐसे ही भाजपा 110 लड़ी थी, तो बहुत अच्छा लड़ेगी तो 101, 102 लड़ेगी, तो उसकी 8 सीटें, 9 सीटें तो ऐसी ही जानी है। तो ये सीटें छोड़नी है, लेकिन उन सीटों पर भी उनके दावेदार हैं। तो पार्टियों को ये भी दिखाना होता है कि भाई हम तुम्हारी सीट बचाना चाह रहे थे, तुम्हारी सीट के लिए ही बात हो रही थी, हम ये सीट नहीं छोड़ना चाहते थे, ताकि वो आदमी नाराज नहीं हो जब चुनाव में ग्राउंड में जाएं, तो फिर उस समय बहुत ही बगावत नहीं झेलनी पड़े। अगर सीट अचानक आप उठ करके किसी को दे देंगे तो फिर बगावत के चांसेस रहते हैं। तो वो एक दिखावे के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस तरफ दिखावा चल रहा है। महागठबंधन के साथ समस्या ये है कि वहां दिखावा भी नहीं चल रहा है ज्ञानेश्वर जी। जो परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स है उसमें हर व्यक्ति सोलो एक्ट कर रहा है, सोलो हीरो की तरह कर रहा है। सब आदमी उसमें अमिताभ बच्चन है, किसी को अपने साथ सहायक अभिनेता नहीं चाहिए है। तो जैसे कल हम लोगों ने देखा तेजस्वी यादव ने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई महागठबंधन है, यहां तक कि उनकी पार्टी भी नहीं है, आरजेडी भी नहीं है। बात पर तेजस्वी कह रहे थे कि तेजस्वी ये करेगा, तेजस्वी वो करेगा, तेजस्वी ने ये किया, तेजस्वी ने वो किया। तो इसका मतलब कि तेजस्वी अब पार्टी से बड़े हो गए। जिस तरह से मोदी कहते हैं कि मोदी करेगा, मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी, मतलब मोदी बड़े हैं, उस पार्टी से बड़े हैं, सारी हर चीज से बड़े हैं। वैसे ही तेजस्वी यादव पार्टी से भी बड़े हो गए। तो न वहां आरजेडी है, न कांग्रेस है, न कोई महागठबंधन है, न लालू यादव है, न राबड़ी देवी है, जो है सो तेजस्वी है। तो वो एक सोलो एक्ट कर रहा है। कांग्रेस सोलो परफॉर्म कर रही है। कांग्रेस ने सीईसी की बैठक कर ली, और परसों सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी, हमारे साथ एक प्रोग्राम में थी, उन्होंने कहा कि आप वेट करिए, हम कल सुबह तक, मतलब कल के लिए, जो बीता हुआ कल है, मतलब जो गुरुवार को, उन्होंने कहा था गुरुवार की सुबह हम सीट जारी कर देंगे। तो कहां सीट जारी हुई? आपने सीईसी क्यों कर ली जब आपको नहीं जारी करनी थी? अब जैसे ये तय मानिए कि बीजेपी की सीईसी 12 तारीख को होनी है, तो 13 तारीख को लिस्ट जारी होगी, उसके पहले सारी चीजें कर, सारी चीजें हो करके सीईसी होंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके जब आप सीटें तय कर लेंगे तो उसके बाद नहीं रुकती हैं चीजें, आपके पार्टी का सर्वोच्च नेता तय कर देगा, उसके बाद सीटें रुकी हुई हैं। सोनिया गांधी सीईसी की मेंबर हैं। जब सोनिया गांधी के साथ बैठ करके सीईसी ने सीटें तय कर ली, तो कांग्रेस ने किस बात के लिए सीटें रोकी हुई हैं? और अगर रोके रहना था तो क्यों सीईसी किए थे? तो कांग्रेस का सोलो एक्ट अलग चल रहा है, लेफ्ट पार्टियों का सोलो एक्ट अलग चल रहा है। वहां परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स में सब आदमी अपना अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और सब अपने को हीरो मान रहे हैं, सब अमिताभ बच्चन टाइप का हीरो मान रहे हैं। किसी को कोई छोटा हीरो और कोई सहायक हीरो नहीं चाहिए है साथ में। तो वहां फिर कैसा रास्ता निकलेगा? और ये वहां भी इस तरह की बातें हैं कि सीटें बांटी जाने लगी, और जिन सीटों पर झगड़े हैं, जैसे कहलगांव की सीट है, भारतीय कांग्रेस कह रही है कि हमको चाहिए, कांग्रेस नहीं छोड़ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव को, रजनीश यादव को सीट देनी है, जो गोड्डा के विधायक, झारखंड के संजय यादव है, मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उनके बेटे को, तो उनको लेकर के कल घूम रहे थे, कल चुनाव प्रचार में चले गए कहलगांव। ये सोलो एक्ट है, यहाँ कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं दिख रहा है। देखिए,
एनडीए में कम से कम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिख रहा है कि सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, मान मनोबल की कोशिश हो रही है और रास्ता निकालने के प्रयास हो रहे हैं। कल तक परसों तक जो लोग कह रहे थे कि 23 सीट दे रहे हैं चिराग को, 24 सीट दे रहे हैं, आज सब आदमी कह रहे हैं कि 26 सीट हो सकती है, 2 एमएलसी की भी सीट हो सकती है, और भी क्या चीजें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सीटें छोड़ने को तैयार हो गई है, अपनी कुछ सीटें उनके लिए, जेडीयू को मनाने के प्रयास चल रहे हैं कि जेडीयू भी कुछ सीट छोड़े। तो एक एफर्ट होता दिख रहा है, हालांकि कोई नतीजा अभी निकल नहीं रहा है, नतीजा जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन ईमानदार प्रयास होता दिखाया जा रहा है कि सामने भी परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स भी चल रही है, रियल पॉलिटिक्स भी चल रही है। इधर क्या रियल पॉलिटिक्स चल रही है वो नहीं समझ में आ रहा है। 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले की चर्चा हो गई, तो भाई वही कर लो, 3 डिप्टी सीएम कर लो, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी सीएम घोषित करने के लिए तैयार हुई इनको, तेजस्वी यादव को? अभी तक नहीं तैयार हुई। और कल अशोक गहलोत जैसा बड़ा आदमी कह रहा है कि कांग्रेस आला कमान मुख्यमंत्री तय करेगा। भाई कांग्रेस आला कमान किस हैसियत से मुख्यमंत्री तय करेगा? आप तो इसका मतलब आप तेजस्वी यादव को चिढ़ा रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा और कांग्रेस आला कमान तय करेगा। आजकल तो कांग्रेस आला कमान अपने पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहा है, उसकी अपनी पार्टी के नेता हाथ मरोड़ के मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, उसकी अपनी पार्टी के नेता हाथ मरोड़ के नेता विपक्ष बन रहा है। राहुल गांधी कतई नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर नेता प्रतिपक्ष बन गए। सब लोग सिद्धारमैया को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हटा पा रहे हैं। तो वहां तो कांग्रेस में अपने ही छत्रप नहीं सुन रहे हैं। और अशोक गहलोत खुद ही ने कहा सुनी थी बात अपने आला कमान की। सोनिया गांधी ने तो कहा था उनको नॉमिनेशन करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो नॉमिनेशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री रहेंगे राजस्थान के, हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो जो अशोक गहलोत खुद अपने आला कमान की बात नहीं सुनते हैं, वो कह रहे थे कि कांग्रेस आला कमान बिहार का मुख्यमंत्री तय करेगा, मतलब तेजस्वी यादव बनेंगे या कोई और बनेगा, ये कांग्रेस आला कमान तय करेगा। तो ये वो चिढ़ा रहे हैं आप तेजस्वी यादव को, और समूचे आरजेडी को आप चिढ़ा रहे हैं। तो फिर आप जाइएगा वोट देने, जब चुनाव में जाइएगा तालमेल करके ही जाइएगा, तो आरजेडी वाले कैसे आपके, किस भरोसे से आपको वोट देंगे? अगर उनके मन में ये बैठे कि आप चुनाव के बाद कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, अगर आपको 20, 22, 25 सीटें जितवा दी उन लोगों ने 55 में से, और आप उस समय मुख्यमंत्री बनाने के समय महागठबंधन मान लीजिए जीत ही गया, तो मुख्यमंत्री बनाने के समय आप टेंट्रम दिखाते रहिए, तो क्या करेंगे? तो इतना विश्वास इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिए टिकट बंटवारे के नाम पर। कोई आदमी उस महागठबंधन में हम देख रहे हैं कि अपनी पोजीशन छोड़ने को राजी नहीं है। अब ऐसे पोजीशन की बात कर रहे हैं अजीत जी, आप पोजीशन की बात कर रहे हैं, बात सिर्फ कहलगांव की नहीं है। देखिए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कमिट कर लिया जगदीश शर्मा को कि आपके बेटे राहुल कुमार को लड़ा देंगे आरजेडी से। अब माले वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं हो रही है। रामबली सिंह यादव वहां चुनाव जीते हुए हैं, माले कह रही है सीट नहीं छोड़ेंगे, और इसके बदले न मखदूमपुर लेंगे न कोई दूसरा रिजर्व सीट लेंगे। यदि छोड़ना है तो फिर आप गो छोड़िए। गो में भीम यादव आरजेडी के जीते हुए हैं। तो केवल वही नहीं, अब देखिए जिसके बारे में हमने कहा अजय कुशवाहा को ले आया गया, अजय कुशवाहा ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली, चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं। वह वैशाली से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वैशाली में ही तैयारी कर रहे हैं। 2020 याद कीजिए, वहां जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल जीते थे और संजीव कुमार कांग्रेस के निकटतम प्रतिद्वंदी थे, मामूली मतों के अंतर से, कुछ ही हजार मतों के अंतर से चुनाव हारे थे। और संजीव कुमार सिंह अकेले बिहार में कांग्रेस के नेता हैं जिनके लिए डीके शिव कुमार, मैं बार बार कह रहा हूं, डीके शिव कुमार ने बीटो लगा रखा है। तो अब उस सीट की लड़ाई भी फंस गई है। अब देखिए जो आरएलजेपी से बात टूट गई थी, अब कहा जा रहा है कि आरएलजेपी का विलय हो सकता है। हमारी मुलाकात कल रात को सूरजभान सिंह से हुई थी एक श्राद्ध के कार्यक्रम में। हमने कहा जब आपने फैसला कर ही लिया है कि चिराग पासवान के उम्मीदवारों को हराएंगे, तो कल एक लंबा साक्षात्कार आज के बारे में हमने कहा था। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नए डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तो फैसला और मुकेश सहनी को लग रहा है कि मुझे आखिर में ठग दिया गया, मुझे बड़ा भाई बनाते रहे, सब जगह बड़े भाई की तरह पेश करते रहे, और अंत में न डिप्टी सीएम घोषित कर रहे हैं न सीटों की बात कर रहे हैं। 60 सीटों की डिमांड उन्होंने जब शुरू की थी, तो इसके पीछे दिमाग किसका था यह भी हम और आप जानते हैं। हाँ जानते हैं, हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई कांग्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कांग्रेस के 70 सीट की डिमांड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आरजेडी ने यूज किया मुकेश सहनी को कि आप भी 60 सीट मांगिए ताकि कांग्रेस को नीचे ले आए हम लोग। और यही शहमात का खेल हमने देखा जब एनडीए में भी हुआ, जहां जीतन राम मांझी में हवा भरी गई कि भाई आप भी मांगिए कि दे दो केवल 15 ग्राम। चिराग पासवान बहुत सीट मांग रहे हैं तो उनको कट्टू साइज करना है, उनको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना है। तो ये शहमात का खेल हो रहा है। लेकिन इस शहमात के खेल में क्या हुआ, मुकेश सहनी पता नहीं इस दाव को समझे नहीं, या उनको सचमुच भ्रम में रखा गया, धोखे में रखा गया। वो ईमानदारी से समझते रहे कि हमको 30 सीटें मिल जाएंगी, 25 सीटें तो मिल ही जाएंगी। और ये लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी में दूसरा ही खेल रचा जा रहा था।
आरजेडी में जब हम लोगों ने पहले चर्चा की, हम लोगों ने कहा हुआ इस बात को, हम जब पटना में थे और हमारी मुलाकात हुई, ये जिस दिन कांग्रेस पार्टी की रैली थी, एक सितंबर को थी ना, 1 सितंबर को जी संभवतः वो जो मार्च था गांधी मैदान वाला, तो उससे पहले एक रात पहले कहीं खाने पर कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि भाई भरोसा ही नहीं बन रहा है तेजस्वी यादव को। तो जब भरोसा नहीं बन रहा है और उनकी कोशिश ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा अति पिछड़ा अपनी ही पार्टी के टिकट से लड़ाए, वो कुशवाहा भी अपनी पार्टी के टिकट से लड़ाए, भूमिहार भी लड़ाए, दूसरे फॉरवर्ड्स भी लड़ाए और अति पिछड़ा भी अपनी ही टिकट से लड़ाए, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम और यादव इस बार उनके साथ रहने वाला है। तो वो दूसरी जातियों को फोकस कर रहे हैं ताकि चुनाव के बाद उनको कोई ऐसा संकट नहीं आए। तो मुकेश सहनी को लेकर के एक तरह का अंदेशा था उनके मन में, और पब्लिक पोस्चरिंग ऐसी थी जैसे वो बहुत क्लोज है, दोनों लोग एकदम साथ में खाना खाने का, हम लोग तो मछली खाते हुए पिछले साल की तस्वीरें, इतना विवाद हुआ था उस पर, उसको लेकर के। तो एक वो बड़े भाई छोटे भाई वाली बात, मुख्य सीएम डिप्टी सीएम वाली बात, और दूसरे तरफ इतना अविश्वास। तो इस उम्मीद में रह गए कि हमको 30 नहीं तो 25 सीटें मिलेंगी, और अगर उसके बाद आपको कहा जाए कि आप 15-17 सीटें लेकर के लड़िए, 18 सीट लेकर के लड़िए, तो कैसे उसको कोप कर पाएंगे? उस हिसाब से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को तैयार किया, क्षेत्रों में अपने लोग तैयार किए, अपने लोगों को भरोसा दिलाया, वादा किया कि हम तो आपको टिकट देंगे। तो यही संकट एलजेपी के साथ भी है। मतलब अगर एनडीए की बात करें तो पहले हम लोग महागठबंधन की जो बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस ने कितने ही लोगों को वादा किया। कांग्रेस ने 243 सीटों से उम्मीदवारों के आवेदन मंगा लिए, 2300 आवेदन आए हैं। इस बात का बड़े आपने बढ़ चढ़ करके इसका प्रचार किया कि 2300 आवेदन आए हैं हमारे पास। और उसके बाद आपने छटनी समिति की बैठक कर ली, उसके बाद आपने सीईसी कर ली, उसके बाद कई लोगों को आपने कह दिया कि आप चुनाव लड़िए। आप कई सीटें फंसा करके रखे हुए हैं। आप जैसे कई सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी कहलगांव की बात की, वैसे ही पश्चिमी चंपारण की चनपटिया सीट भी है। आरजेडी को वहां अपने व्यक्ति के लिए, अपने सौरभ जो एमएलसी हैं उनके लिए चाहिए सीट वो, लेकिन कांग्रेस भी वो सीट छोड़ करके राजी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी और कोई बहुत वोट आया था उसको। तो कांग्रेस तो ये ऐसी कई सीटें फंसी हुई हैं। पूर्वी चंपारण में गोविंदगंज की सीट भी है, फंसी हुई है। अभी क्या करना है, कौन लड़ेगा, केसरिया की सीट है। तो ये सारी सीटों पर आपने सभी पार्टियों ने उम्मीदवार बना रखे हैं। हर पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार, कई सीटें ऐसी हैं जिन पर मुकेश सहनी का भी उम्मीदवार तैयारी कर रहा है, कांग्रेस का भी कर रहा है, आरजेडी का भी कर रहा है। इसी तरह से शाहबाद और मगध के इलाके में कई सीटें हैं जहां कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है और सीपीआई-एमएल भी तैयारी कर रही है। और सबने कहा हुआ है, पहले से आपने सहमति नहीं बनाई है इस मामले में। अब अगर एनडीए की बात करें इसके बरक्स, तो वहां मोटा मोटी 80-90% सीटों पर सहमति है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सिर्फ सहमति नहीं, अधिक मैं तो सहमति से आगे देख रहा हूं कि जेडीयू ने तो देखिए चुपके चिपके सिंबल नहीं बांटा है, लेकिन नामांकन पत्र भरे जाने की तारीख तय कर दी है और इसके कार्यक्रम बन रहे हैं कि नामांकन पत्र जब भरे जाएंगे तो कौन मौजूद रहेगा। देखिए अनंत सिंह तो किसी से प्रतीक्षा, किसी से अनुमति लेते नहीं है, 14 तारीख का ऐलान कर दिए। उमेश कुशवाहा का भी ऐलान हो गया। और जेडीयू में देखिए जो हारे हुए सांसद हैं या जिन्हें बेटिकट किया गया, उन्हें टिकट दिया जा रहा है। देखिए संतोष कुशवाहा का जो विवाद पैदा हुआ, जो पूर्णिया में पप्पू यादव के हाथों हार गए थे, वह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, तो उनके लिए कदमा विधानसभा क्षेत्र रखा गया, कह भी दिया गया। इसके बावजूद कि यह खबर थी कि उनकी बातचीत संजय यादव से हो रही है, तेजस्वी यादव से हो रही है, लेकिन कदमा में लोकल कार्यकर्ताओं ने उनका विद्रोह कर दिया, तो दुलालचंद गोस्वामी का टिकट फाइनल कर दिया गया। तो कदमा में दुलालचंद गोस्वामी फाइनल हैं। इसी तरीके से देखिए अजय सिंह, कविता सिंह के हस्बैंड, कविता सिंह को बेटिकट किया गया था, उन्हें टिकट दिया जा रहा है। चंदेश्वर चंद्रवंशी जो जहानाबाद में हारे, उन्हें टिकट दिया जा रहा है। महाबली सिंह को भी टिकट मिलने की उम्मीद है। और देखिए ना, सबसे फायदे में तो आनंद मोहन रहे, उनके छोटे बेटे अंशुमान आनंद को बीजेपी के कोटे से नबीनगर से लड़ाया जा रहा है। तो बीजेपी और जदयू में एकदम ग्रीन सिग्नल मिलने का काम शुरू हो गया है कि आपको लड़ना है। लक्ष्मेश्वर राय लोखा से क्यों भागे जेडीयू को छोड़कर, क्योंकि उनको पता चल गया कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। तो वहां तो मतलब अब कहा जा रहा है कि जाइए, पटना में रुकने की जरूरत नहीं है, आप अपने क्षेत्र में जाइए और अपना काम पूरा कीजिए। चिराग पासवान भले संशय में है कि किसको कहें किसको न कहें, जीतन राम मांझी का भी संशय कम है, उपेंद्र कुशवाहा का संशय बरकरार है। हाँ बिल्कुल। तो ये मतलब पूरे समूचे एनडीए में हमने वही 80-90% सीटों पर सहमति है। 10% सीटों को लेकर के जो तनातनी है, खींचतान है। देख चिराग पासवान को भी जो सीटें मिलनी है, 15-17 सीटों के बारे में तो उनको अंदाजा है कि कौन सी मिल रही है। 7-8 सीटें और कौन सी मिलेंगी, 26 जाएगी, 28 जाएगा, या
उससे एक दो सीट और कम रहेगी और कौन सी रहेगी, वैसी कुछ सीटों को लेकर के खींचतान है। हालांकि उसमें ब्रह्मपुर की सीट हमको लगता है कि वो सुलझ जाएगा मामला। ब्रह्मपुर सीट जो है, ये कहा गया कि भाई ये ब्रह्मपुर वाली सीट को लेकर के बीजेपी का भी एक बड़ा खेमा है, जो कहता है कि कोई वो गलत डिमांड नहीं है, क्योंकि वो सीट पिछली बार भी वीआईपी को दी गई थी। तो वो अगर मांग रहे हैं अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के लिए, तो वो डिमांड उनकी ठीक है। अगर प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई सीट मांग रहे हैं तो वो डिमांड भी ठीक है उनकी। और ये एक बात उनके बड़े सहानुभूति के साथ बीजेपी इस बात पर विचार कर रही है, जो उन्होंने कहा बीजेपी के नेताओं से मुलाकात में कि भाई आपने जो कहा हमने स्वीकार किया। आपने कहा कि हमारी पार्टी टूटी थी, नीतीश कुमार के लोगों के, जेडीयू की वजह से हमारी पार्टी टूटी थी। इसके बावजूद आपने कहा कि भाई हमको एनडीए में रहना है, जेडीयू के साथ मिलकर के लड़ना है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाना है या उनके नेतृत्व में लड़ना है। तो ये सब बातें हमने एक्सेप्ट की है, तो हमारी भी कुछ बातें मानी जानी चाहिए। तो इस वजह से उनके साथ बहुत मतलब सद्भावपूर्ण तरीके से उनके साथ विचार विमर्श किया जा रहा है सीटों का। जीतन राम मांझी की सीटें सब तय हैं। वो 8 सीट की बात हो रही थी, 7 तो उनकी पुरानी ही सीटें हैं, जो पिछली बार वो लड़े थे, वो सीटें उनको मिल जाएंगी। 8वीं सीट मिलती है या नहीं मिलती है, ये देखने की बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये बात आपने ठीक कही कि उनके साथ भी, लेकिन उनके साथ भी हमको लगता है कि नंबर ऑफ सीट्स तय हो गए हैं कि इतनी सीटें आपको मिलेंगी, आपकी राज्यसभा कॉन्ट्रीब्यूट की जाएगी और अगले जब भी मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा तो आप मंत्री बनेंगे। ये बातें हमको लगता है कि इसका संकेत उनको दे दिया गया है कि ये चीजें आपके साथ होनी है। लेकिन वो एकदम सबसे चुपचाप बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा अनौपचारिक बातचीत में कि भाई हमारा क्या, हम तो अभी पहले लोजपा का निपट जाए, उसके बाद सबका निपटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि 100% मुतमईन है कि अलायंस रहेगा, कोई इधर उधर नहीं होने जा रहा है और सभी ये जो पार्टियां अभी हैं, ये तमाम पार्टियां मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ेंगी। लेकिन फैसला तब होगा जब चिराग पासवान का निपट जाएगा। तो वहां सिर्फ चिराग पासवान का मामला एक है जो निपटाने की कोशिश हो रही है। और चिराग पासवान का भी जो परफॉर्मेंस है, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस, ज्ञानेश्वर जी, वो बड़े हाई क्लास का दिख रहा है। और वो हाई क्लास का इसलिए दिख रहा है क्योंकि उन्होंने और उनके बहनोई अरुण भारती ने बहुत सारे लोगों से को तैयार कर रखा था। उनको भी उम्मीद थी, जैसे मुकेश सहनी को उम्मीद थी, वैसे उनको भी उम्मीद थी कि 30 सीटें तो मिल ही जाएंगी, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें हैं। तो 5 लोकसभा सीट के हिसाब से 30 सीटों का गणित बनता है, वो तो मिल ही जाएंगी। और लोकसभा चुनाव में लगभग सभी सीटों पर वो लीड भी किए हुए हैं। तो उनको लगा था कि ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें हमको 30 सीट मिल जाएगी। और उसके बाद आप थोड़ा और ज्यादा लोगों को कमिट करते हैं, ताकि आप प्रदेश भर में घूम करके जब 9 संकल्प सम्मेलन कर रहे थे, तो ऐसे तो कोई करता नहीं। चुनावी साल में जब तक आप टिकट का भरोसा नहीं दीजिएगा, तब तक लोग क्यों कोई खर्च करेगा, क्यों कोई भीड़ जुटाएगा, क्यों सैकड़ों बसें जोड़ेगा और आपके लिए भीड़ लोगों को लेकर के आएगा खर्च करके इतना। तो उम्मीद, टिकट की उम्मीद में लोग खर्च करते हैं नेता के कार्यक्रमों के ऊपर। तो इनका 9 संकल्प सम्मेलन अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रहा था। तो उसमें जिन लोगों ने इनके लिए कमिटमेंट के साथ काम किया है, उन सबको भी तो एक पॉजिटिव मैसेज देना होगा कि भाई आपके लिए हमने इतनी लड़ाई की, तो हम तो गठबंधन तोड़ने तक चले गए थे। और एक बात जो दिल्ली में कही गई थी, जो हमने परसों की बातचीत में कहा कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट्स धर्मेंद्र प्रधान के पास है, उसके ऊपर 3 सीटें अमित शाह के पास हैं, और उससे ज्यादा सीट आपको चाहिए तो प्रधानमंत्री के यहाँ बात होगी। तो ये एक फॉर्मूला, एक स्टेप बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई नित्यानंद राय जी ने, मंगल पांडे ने, जो जिनके साथ उनके सबसे अच्छे सद्भाव रहे हैं, उनके जरिए बात करा दी। नित्यानंद राय उनकी मां से जाकर के मिल लिए, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े उनको मनाने में लगे ही हुए हैं। अगर वहां नहीं सहमति बनती है, मान लीजिए 24 सीट पर या 25 सीट पर, तो हो सकता है कि अमित शाह इस मामले में इंटरवेन करें और उनकी तरफ से 2-3 सीटें उनकी बढ़ाई जाए। अपने छोड़ दे, वो तय करके रखा हुआ है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई झटका लगेगा या बीजेपी की तैयारियों पर कोई बहुत असर पड़ जाएगा। वो सोच के रखा गया है कि अगर ये नई बात इतने पर बनेगी तो ये 1 सीट या 2 सीट 3 सीट दी जा सकती है। तो वो वहां टफ बार्गेनिंग इसलिए हो रही है। आपको पता है चुनाव में एक इस बात का भी रहता है ना कि जिस तरह से इधर आरजेडी कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा हम खुद ही सीट जीतें कि दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, वैसे ही जेडीयू बीजेपी में एक सोच है ज्ञानेश्वर जी कि हम लोग इतनी सीटें जीते कि हमको दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, हम ही लोग अपना बहुमत ले लें ताकि कोई ब्लैकमेल नहीं कर सके। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा उनकी तरफ से ज्यादा सुनाई दे रही है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी केंद्र की सरकार उनकी बिहार की पार्टियों पर डिपेंडेंट है। बिहार की जो गैर बीजेपी पार्टी एनडीए की हैं, उनके साथ जो 12, 5, 17, 18 एमपी हैं, और इन 18 एमपी के दम पर सरकार है। नहीं तो एकदम कट टू कट बहुमत पर आप आ जाइएगा, एकदम नंबर्स पर आ जाइएगा। अगर 293 में से ये 18 हटा दें तो 275 पर आ जाइए। बहुमत का आंकड़ा 272 है।
तो वो नहीं हम्म। चाहती है कि अगर फिर बिहार की सरकार बनाने के लिए भी अगर किसी तरह के प्रेशर में फंस गए आप, तो फिर तो दो जगह डबल इंजन की सरकार दबाव में आएगी। तो इसलिए भी जेडीयू बिल्कुल। बीजेपी की तरफ से ऐसी कोशिश हुई है कि अच्छी सीटें उन लोगों ने पहले से अपने पास रखी हैं। अब उसमें से कुछ सीटें निकाल करके दे देंगे, कुछ सीटें चिराग पासवान को मिल जाएंगी, कुछ एक सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाएंगी। और ये अब एक डेडलाइन तय कर दी गई है 13 तारीख की, मतलब 12 तारीख को सीईसी होनी है। तो एक तरह से आप समझिए कि 48 घंटे का समय और बाई कर लिया है एनडीए ने कि अगले 48 घंटे में हम इसको निपटाएंगे। और आप जो भी संकेत मिलता है, नेता की बातों से संकेत मिलता है। जैसे कल कह रहे थे चिराग पासवान ने, कल एक कार्यक्रम में कहा कि भाई हमारी और भी जिम्मेदारी, हम जब तक मंत्री हैं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने एक संकेत ये भी दिया कि हो सकता है कि हम मंत्रालय छोड़ भी दें, कि जब तक मंत्री हैं। बिल्कुल। लेकिन आज जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके सम्मान की रक्षा हुई है, तो उन्होंने कहा कि जहां हमारे प्रधानमंत्री हैं वहां हमको अपने मान सम्मान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये टोटल मेल्ट डाउन हो गया, एकदम कल के पोजीशन से टोटल मेल्ट डाउन हो गया। कल आप कह रहे थे कि जब तक मंत्री हैं, आज आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हैं तो हमको अपने मान सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जो इसका मतलब है कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे आप उसको मानिएगा ना। ये तो कहीं है नहीं कि आप डिफाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो खैर क्या डिफाई करेंगे। तो लेकिन वो अमित शाह के लेवल पर भी अगर बात जाके हो जाती है, तो ये मेल्टडाउन एक हम 3 दिन में देख रहे हैं। इसका कारण ये बताया जा रहा है, आज की जो हमारी एक दो लोगों से बात हुई, कि कुछ डिमांड्स उनकी मान ली गई है, जिसमें हमने कहा कि चाहे ब्रह्मपुर की सीट हो चाहे गोविंदगंज की सीट हो, ऐसी कुछ डिमांड्स उनकी मान ली गई है। जिन सीटों की वो मांग कर रहे थे, जिनको लेकर के वो अड़ने वाले थे, ऐसी कुछ सीटें मान ली। तो अच्छी बात है कि मान लीजिए कि पहले तो ये जो परसों हमने कहा था वो मैटर ऑफ फैक्ट था कि इन लोगों ने कहा था कि अभी जो सीटें हमको जेडीयू बीजेपी की तरफ से ऑफर की जा रही हैं उस पर तो हम लोग 5-7 में नहीं जीतेंगे, डबल डिजिट में नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो जब अगर डबल डिजिट में पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट है कि डबल डिजिट में पहुंचेंगे, तभी तो आप डिप्टी सीएम का जो ख्वाब अगर चिराग पासवान का अपना है या अरुण भारती का है, तो वो तो तभी होगा जब आप डबल डिजिट में पहुंचेंगे, आपकी जरूरत होगी, तभी तो आप कर सकेंगे। अगर जरूरत आपकी नहीं बनती है, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिल गए, जब आरजेडी जेडीयू ने सरकार बनाई मिल के ज्ञानेश्वरी, तो क्या जरूरत थी कांग्रेस की? तो कोई जरूरत नहीं थी। आपने देखा कि कैसे दो कितने छोटे छोटे मंत्रालय दिए गए थे। तो अगर जेडीयू बीजेपी मिलकर बहुमत हासिल कर लेंगे तो चिराग तो फिर एलजेपी सरकार में शामिल भी हो तो उसे क्या होना है, कोई बहुत बड़ा उसमें कुछ उपलब्धि नहीं होने वाली है। तो इसलिए वो कोशिश ये थी कि हम ऐसी सीटें लें ताकि अपना स्ट्राइक रेट जो हम लोकसभा में दोहराते हैं उसे दोहरा सकें, कि 100% नहीं तो 80% और 90% हमारा अगर परफॉर्मेंस हो जाती है तो हम 15 से 17-18 सीट जीत जाए तो फिर जरूरत रहेगी। तो इसके लिए वो हो रहा था। ये सब आदमी को पता है आपकी यही मौका होता है, टिकट के पहले, टिकट की घोषणा से, सीट बंटवारे से पहले अगर आप सीटें हासिल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको तो बाद में भी कोई पूछ नहीं रहती है। आप ज्यादा सीट जीतेंगे तभी आपकी पूछ रहेगी। इसीलिए मुकेश सहनी भी अड़े हुए हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी भी अड़ी हुई है, और इसीलिए चिराग पासवान भी अड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ वो सब मानते हैं उनको कि वो बहुत धीर गंभीर नेता है, जहां उनको बात करनी देखिए, आपने उपेंद्र कुशवाहा की बात कर दी अजीत जी, आपने उपेंद्र कुशवाहा की बात कर दी। देखिए, तेजस्वी यादव फिर से बहुत तेज कुशवाहा कार्ड खेल रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए मौका भी है और चुनौती भी है। और देखिए, कुशवाहा कार्ड खेले जाने से किसको नुकसान हो रहा है? बिहार में कहा जाता है कि जाति छाती पर चढ़कर नाचती है। तो देखिए क्या हुआ लोकसभा में। अभय कुशवाहा ने चित्तौड़गढ़ में सुशील सिंह को हरा दिया, पवन सिंह के खेल ने उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया। तो देखिए, अब संतोष कुशवाहा को किससे लड़ाया जा रहा है? पूर्णिया में सबसे मजबूत लेसी सिंह से। तो देखिए, राजपूत बनाम कुशवाहा फिर से एक लड़ाई बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और राजपूत वैसे भी परेशान है कि केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली है, उनका स्थान कम हो गया, जबकि विधायक उनके अधिक हैं। तो एक लड़ाई और बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और तेजस्वी यादव जीत के समीकरणों को साधने में इस कदर लगे हैं कि जिस अशोक महतो को उन्होंने मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ लड़ाने के लिए उपयोग किया, उनकी पत्नी अनीता महतो को लड़ाया। अब अशोक महतो ने जब भूरा बाल साफ करने की बात कह दी तो तेजस्वी यादव पिंड छुड़ाने में लग गए। तो तेजस्वी यादव अब इतने बच रहे हैं कि अशोक महतो से मिलना भी नहीं चाह रहे हैं। कल अशोक महतो के लिए दरवाजा नहीं खुला। तो एक और कुशवाहा पॉलिटिक्स से देखिए राजपूत जाति को झटका लगता दिख रहा है, और भूरा बाल नाराज न हो जाए इसके लिए तेजस्वी यादव अशोक महतो से भी दूरी बना लिया। जी जी
देखिए ये उनका बहुत ही अच्छा मूव है। एक तो वो ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोई दागी छवि का व्यक्ति, कोई अपराधी छवि का व्यक्ति जिसकी जिसकी चर्चा पहले होती रही है, वैसा कोई व्यक्ति उनके आसपास नहीं दिखाई दे, क्योंकि वो नौजवानों हम्म। को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं रोजगार नौकरी के वादों से और विकास के वादों से, आईटी पार्क और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और इन सब चीजों के जरिए। तो एक तो वो उनकी पोजिशनिंग है। दूसरी पोजिशनिंग जो कास्ट का बैलेंस बनाने की कोशिश है ज्ञानेश्वर जी, तो वो उस फॉल्ट लाइन को, जो हम लोगों ने एक दिन चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी उस जी। फॉल्ट लाइन को ठीक करना चाह रही है। जब पवन सिंह और उपेंद्र हम्म। कुशवाहा को मिलाया गया तो उस फॉल्ट लाइन को ठीक करने की कोशिश थी। तेजस्वी यादव उस फॉल्ट लाइन को बढ़ाना चाहते हैं। वो जगह जगह चाहेंगे कि कुशवाहा वर्सेज राजपूत की लड़ाई हो, ताकि ये दोनों एक नहीं हो सके। और अगर ये दोनों एक बिल्कुल। नहीं हुए तो समूचा शाहाबाद और मगध का इलाका गड़बड़ा जाएगा, खासतौर से शाहाबाद, जहां 22 सीटें हैं और पिछली बार भी गिर पड़ के किसी तरह से एनडीए को 2 सीटें मिली थी, तो वो पूरा इलाका जी। गड़बड़ा जाएगा। तो ये उस फॉल्ट लाइन को हम्म। बढ़ाने की कोशिश है उनकी, तेजस्वी यादव की। और दूसरा कास्ट को, जो हमने कहा था ना, हम लोग चर्चा बार बार कर रहे हैं कि कास्ट टिकट का बंटवारा बड़ा डाइवर्सिफाई तरीके से होगा, बहुत डाइवर्सिफाई होगा, बड़ी विविधता देखने को मिलेगी टिकटों में। और ये कई लोगों ने कहा, और ये बात हमको दिख भी रहा है, टिकट जिस तरह से लोगों को वो कह रहे हैं कि जहां भूमिहार भी है, कुशवाहा भी है, वहां उसको जरूर लड़ाना है। अब जैसे अभय हम्म। कुशवाहा को भी, अभय कुशवाहा तो एमपी हो गए, श्रवण कुशवाहा जो थे, जो नवादा से चुनाव नवादा लड़े, से लड़के। उनको भी लड़ाने की बात हो रही है। तो नवादा मान लीजिए कि भूमिहार और भी हैं और कुशवाहा भी हैं, तो वहां एक भूमिहार एक कुशवाहा जरूर लड़ाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे जी। कई जिले हैं जहां हम लोग सुन रहे हैं, जैसे पूर्वी चंपारण के लिए भी सुन रहे हैं, पश्चिमी चंपारण के लिए भी सुन रहे हैं कि एक नहीं, वैशाली में कुशवाहा देखिए ना, जरूर होगा। ये वैशाली में अजीत जी वैशाली में जिस अजय कुशवाहा को साथ लाया गया, हाँ, ले वहां आएंगे। लव कुश को आमने सामने मिला दिया जाएगा। हाँ, और आपने कहा ना दाग वाले 26 से, तो देखिए रीतलाल यादव का टिकट काट दिया है हाँ, तेजस्वी यादव ने, हाँ, खबर ये आ रही है। हाँ, और चलते चलते खबर ये आ गई है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह की पत्नी ने प्रशांत किशोर से मुलाकात कर ली है। हाँ, तो वो एक अलग ही डेवलपमेंट है। तो जी। उसमें बहुत दिलचस्प हो जाएगा, रोचक हो जाएगा। और ये खबर आई थी कि पवन सिंह की टिकट को रोकने की बात हो रही है कि भाई टिकट अभी उनको दें या ना दें, भारतीय जनता पार्टी अलग दुविधा में आ गई है। तो वो एक उस तरह के कई, एक प्लॉट है, बड़ा प्लॉट, उस प्लॉट में कई सब प्लॉट चल रहे हैं, कई छोटी छोटी कहानियां चल रही हैं राजनीति में, तो वहां बिहार में भी टिकट बंटवारे में। तो तेजस्वी यादव की जो कोशिश है वो बीजेपी के अंदर कास्ट की जो फॉल्ट लाइन है उसको बढ़ाना है। दूसरा, अपनी टिकट डाइवर्सिफाई करनी है, सिर्फ यादव मुसलमान की पार्टी होने का, या वो उस तरह का मैसेज नहीं जाए, उसमें कुशवाहा भी हो, राजपूत भी हो, उसमें भूमिहार भी ले आए, ब्राह्मण भी लड़ाए। तो ये एक कोशिश है उनकी, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश है टिकटों को। और अच्छी छवि के लोग हैं, ये एक कोशिश है, क्योंकि उन्होंने एक रोजगार वाला जो एक कल कहा है, हालांकि वो कोई बहुत ज्यादा उनका टेक ऑफ नहीं कर सका वो इशू, क्योंकि एक तो उसको कांग्रेस ने ही पंक्चर कर दिया। दूसरे मीडिया में वो, जैसे हम लोग जब बात किए, वो सारी बातें हमने देखा कि देर रात तक सब लोग दोहराते रहे उन बातों को कि भाई ये होगा, ये कैसे होगा, ये बिल्कुल। कैसे होगा। और उसमें हमको, फिर हम लोग का प्रोग्राम देखने के बाद एक सज्जन ने हमको एक इनपुट दिया, हम चाहते हैं कि अभी शेयर कर दें, क्योंकि वो फिर वो चीजें भी आएंगी ही चर्चा में। ये भी कोई नई बात नहीं है जो बीजेपी इन्होंने की है, तेजस्वी यादव ने। इसके पहले 2019 में सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने कहा था कि हम इस बार अगर जीते तो हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। तो पवन चामलिंग 32 साल से मुख्यमंत्री थे, 32 साल से सबसे लंबा मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन चामलिंग का है। उन्होंने 19 के चुनाव में कहा कि हम हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, सीएम रहते। और अभी तेजस्वी यादव तो एक कदम पीछे हैं, पता नहीं उनको कर देना चाहिए, ये काम तत्काल करना चाहिए उनको। उस समय क्या किया, पवन चामलिंग ने अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करा दिए। सबके डाटा तो सरकार के पास होता ही है, वो तेजस्वी यादव के पास भी सबका डाटा होगा, हर घर का डाटा होगा। तो ये देख लें कि उस घर में कौन बेरोजगार है और उसके नाम एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करा दे। पवन चामलिंग ने अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करा दी, और अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करा के वो दिखाने लगे सभाओं में कि ये देखिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर टाइप है, हम जीतेंगे और आपकी नौकरी हम दे देंगे। और इसके बावजूद ज्ञानेश्वर जी चुनाव हार गए। वो मुख्यमंत्री थे 32 साल, चुनाव हार गए, अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करा लिया था और चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने बदमाशी की, वो अल्टीमेट था कि उन्होंने जो अपॉइंटमेंट लेटर टाइप कराए थे बतौर मुख्यमंत्री, वो सब पोस्ट कर दिए, सबके घर भेज दिए लोगों के यहाँ। लोग समझने लगे कि हमको नौकरी मिल गई। और जो नई सरकार आई उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत हो गई कि उसको बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ा। तो ये खेल पहले एक आदमी कर चुका है, मुख्यमंत्री रहते किया, अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करा लिया और फिर भी चुनाव नहीं जीते। तो अभी तो आपका वादा कि आप तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं टाइप करा रहे। तो वो जब, खैर वो जो उसका मकसद हो, आप इमोशन को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के भावनाओं से खेल रहे हैं, फिर भी नौजवानों को एक भरोसा तो दिलाना होगा ना कि हम जीतने जा रहे हैं।
भाई 18 जी साल से कम, 18 साल से ज्यादा और 28 साल से कम के ज्ञानेश्वर जी 1,70,00,000 मतदाता हैं बिहार में। 28 साल से कम का बिल्कुल। मतलब जिसको नौकरी चाहिए, 18 साल से ऊपर, 28 साल हम्म से कम 1,70,00,000 मतदाता हैं। तो अगर उसको आप हम्म मैसेज देना चाह रहे हैं तो उसको ये भरोसा दिलाना होगा कि हम जीतने जा रहे हैं, हमारे साथ आओ, हमारी गाड़ी में बैठो, हमारी गाड़ी खुलने वाली है। तो वो भरोसा बिल्कुल। दिलाने का काम जरूर वो इस सब इन बातों से कर रहे हैं कि ये कर देंगे हम, और सामाजिक समीकरण हमारा ठीक हो रहा है, हम अच्छे लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा स्टैंड है उनका कि एक पोजिशनिंग कर रहे हैं वो अपनी। चलिए, तो देखिए आज हम लोगों ने इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों, जहां कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, लेकिन अभी ऑल इज वेल नहीं है। अगले 48 घंटे में ऑल इज वेल हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या फॉल्ट लाइन दिखाई पड़ेंगे उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।